जिंदाबाद राजनीवा जिंदाबाद 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 माई साऊ जिंदाबाद 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 डॉक्टर आंबेडकर जिंदाबाद 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 छत्रपती शिवराय जिंदाबाद 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 महात्मा गांधी जिंदाबाद 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 आम्ही भारतीय जिंदाबाद 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 प्यार मोहब्बत जिंदाबाद 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 आम्ही भारतीय जिंदाबाद 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 भारतीय लोकशाही जिंदाबाद 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 भारतीय बंधुता जिंदाबाद 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 न्याय समता जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद 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 जोडो जोडो भारत छोडो जोडो जोडो भारत छोडो जोडो जोडो भारत छोडो नफरत छोडो भारत छोडो नफरत छोडो भारत छोडो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो आवाज़ें दो हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो पाडू चलारे भिंतीमध्ये आले नारी या मनातून बांधूया एक वाट जाणारी 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 सांधूया तो बोल जोडू भीतीच्या वरी सांधूया तो फूल जोडू भीतीच्या वरी या मनातून बांधूया एक वाट जाणारी या मनातून बांधूया एक वाट जाणारी मी कोण कोण तू आहे मी कोण तू आहे कोणाला आहे कळले आहे बहादुरों वक्त की पुकार है हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है दिलों में जलती आग है हथेलियों पे जान है दिलों में जलती आग है हथेलियों पे जान है हौसले बुलंद है गगन को छूने वाले हैं हौसले बुलंद है गगन को छूने वाले हैं बढ़ना है सबसे आगे बढ़ना है सबसे आगे बढ़ना है हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है के बहादुरों वक्त की पुकार है भूल जाओ प्रांत भाषा रंग भेदभाव को भूल जाओ एकता के नाम से सजाओ हिंद भूमि को एकता के नाम से सजाओ हिंद भूमि को फूटेंगे नहीं हम फूटेंगे नहीं टूटेंगे नहीं आगे बढ़ना है सबसे आगे बढ़ना है हिंद
हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है। बढ़ना है सबको आगे बढ़ना है। चलो डटे चलो, हटो न तुम कभी, चलो डटे चलो, कभी न बदलिया दिगंत ग्रास दे। तुरंत बिजलिया जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संत कबीर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत छोड़ो नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो जोड़ो जोड़ो, भारत छोड़ो जोड़ो जोड़ो, भारत छोड़ो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो, मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो, मुल्क में है आवाज़ें दो। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो। वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो, मुल्क में है आवाज़ें दो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार है, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार है, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार है, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। अब तुम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं सारे इंसान एक है ऐलान गलत, वो कहते हैं सारे इंसान एक है ऐलान गलत। अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो, एक हमारी और एक इच्छा है, इच्छा तो आप सबकी होगी, इनकी भी, आपकी भी इच्छा है। जरा ये युवा साथी बता दें, इच्छा है आपकी बात जाने की है? तो मैं चाहता हूं इस हॉल में अभी यही कोई वरिष्ठ साथी हाथ उठा के ये कहे कि इनकी गाड़ी की व्यवस्था, इनको वहां ले जाने की, इनके वहां रहने की और इन्हें वापस लाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? कोई एक साथी। मंच पर उपस्थित इस इलाके के और महाराष्ट्र के नेतृत्वगण और यहाँ इचलकरंजी के सभी गणमान्य नागरिकों, आपने इतना जो सम्मान दिया, इतना जो स्नेह दिया, वो मेरे लिए नहीं है, वो किसी बड़े विचार के लिए है जिसके प्रतीक के रूप में आपने मुझे चुना। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगा। हमारे राष्ट्र सेवा दल के जिन साथियों ने, युवा साथियों ने इतने सुंदर गीत प्रस्तुत किए, आप घोषणा करते हुए चले, मेरी इच्छा है
कि जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करे तो इचलकरंजी जी के ये साथी उस यात्रा में इसी तरह से घोषणा करते हुए ताली से काम नहीं चलेगा, इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। इच्छा है, इच्छा तो आप सबकी होगी, इनकी भी, आपकी भी इच्छा है। जरा ये युवा साथी बता दें, इच्छा है आपकी बात जाने है? तो मैं चाहता हूं इस हॉल में अभी यही कोई वरिष्ठ साथी हाथ उठा के ये कहे कि इनकी गाड़ी की व्यवस्था, इनको वहां ले जाने की, इनके वहां रहने की और इन्हें वापस लाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? कोई एक साथ सभी की तरफ से कोई एक जिम्मेवारी है जिसको मैं फोन करके बोलूंगा कि क्यों नहीं हुआ। क्या जिम्मेवारी? मुझे इतना अच्छा लगा आपने जिस तरह से, क्योंकि यही देखिए आज इस मुल्क का यही संघर्ष है। दो आवाजें हैं इस देश में, बाकी कोई पक्ष नहीं। इस मुल्क में आज दो आवाजें और इस मुल्क को तय करना है कि कौन सी आवाज सुने। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम मकान मालिक हैं, बाकी सब लोग किराएदार। यही अंतर। वो कहते हैं चूंकि मेरा ये धर्म है इसलिए मैं पैदाइशी मकान मालिक हूं, लैंडलॉर्ड हूं, और जिस दूसरे का ये धर्म नहीं है वो टेनेंट है, किराएदार है, मेरी मर्जी पे बैठेगा इस देश में। एक ये आवाज है और दूसरी आवाज ये है जो कहती है इस मिट्टी में जिस जिसके पुरखों की राख है, जिन जिन के पुरखों की हड्डी इस मिट्टी के अंदर दफन हुई है, वो सब मकान मालिक हैं, किराएदार कोई नहीं है। ये दो आवाजें, इसमें फैसला करना है। इसलिए मैं चाहता हूं ये दो आवाजों वाली बात वहां भारत जोड़ो यात्रा में आए और जब तक महाराष्ट्र से जाएं ये गीत वहां के बाकी यात्रियों को भी पता लग जाए, वो इसको आगे लेके चलें, आपकी घोषणा वो आगे लेके चलें, इसी से देश जुड़ेगा। इचलकरंजी में आने का मेरा पहला मौका नहीं है, मैं पहले कई बार आ चुका हूं। इस्माइल भाई और बाकी साथियों की मेहरबानी रही है। मुझे याद है पिछली बार जब मैं आया कितनी बुरी अवस्था थी। ये डिमोनेटाइज नोटबंदी और जीएसटी के बाद वाला समय था, लूम बंद हो रहे थे और मुझे एक साथी ने ले जाके दिखाया कि लूम को वो कबाड़ी को बेच रहे, लोहे का वेट करके लूम को बेच रहे थे कबाड़ी। मैंने आपसे पूछा कि क्या उसके बाद से स्थिति कोई बेहतर हुई है? आपने कहा नहीं। वो इचलकरंजी जो एक समय पूरे महाराष्ट्र के गर्व का विषय था, पूरा देश देखता था, पावर लूम के मामले में इस तरफ देखता था, आज वहां रोजगार कम हुआ है, लोगों की तकलीफ बढ़ी है। चर्चा क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए रोजगार के बारे में, चर्चा होनी चाहिए महंगाई के बारे में, लेकिन चर्चा क्या होती है? हिंदू मुसलमान के बारे में। इस देश में हर चीज हिंदू मुसलमान हो गई, पशु भी हिंदू मुसलमान हो गया, त्योहार भी हिंदू मुसलमान, कपड़ा भी हिंदू मुसलमान, बीमारी भी हिंदू मुसलमान। क्या कर रहे हैं हम इस देश में? चर्चा ये होनी चाहिए कि आज जब से इस देश में बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे होने शुरू हुए, 40 बरस पहले शुरू हुए थे, उससे पहले बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं था। 40 बरस पहले इस देश में बेरोजगारी का आंकड़ा इकट्ठा होना शुरू हुआ। जितनी आज इस देश में बेरोजगारी है, आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुई है। सारे मुल्क को इस पे चर्चा करनी चाहिए, क्या हो रहा है। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि जो गैस का सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपए का मिलता था, वो 1100 रुपए का क्यों मिलता? रसोई में तेल 100 रुपए लीटर मिलता था, वो 200 रुपए से ज्यादा महंगा क्यों मिल रहा है? इस पे चर्चा नहीं। चर्चा इस पे होनी चाहिए
कि पिछले 2.5 साल में जब इस देश के सब लोगों की हालात डाउन हुए, जब कोरोना आया, लॉकडाउन आया, हर परिवार की स्थिति खराब हुई, इनकम कम हुई, एक बार अगर अस्पताल का चक्कर लग गया तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बेच के ही निकला, कोई वापस नहीं आया। चर्चा इस पे होनी चाहिए। देश के 97% परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हुई 2 वर्ष में, 97% फैमिलीज। लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी डाउन नहीं हुई, उसकी अप होती गई। और कितनी अप हुई है, उसका नाम है गौतम अडानी। जिस दिन इस देश में लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में, तब गौतम अडानी की टोटल प्रॉपर्टी वेल्थ उसकी थी 66,000 करोड़ रुपया, 66,000 करोड़ रुपीस, जिस दिन शुरू हुआ। अब आप सोचिए, कोई गरीब परिवार जिसके पास 66,000 रुपया था, कोटी की तो बात आप छोड़ दीजिए, गरीब परिवार के पास 66,000 रुपया था, तो कोरोना के बाद उसके पास 5,000 रुपया बचा होगा, उसका खत्म हुआ। लेकिन जिसके पास 66,000 करोड़ रुपया था मार्च 2020 में, उसके पास आज कितना पैसा है पता है किसी को? आइडिया? एक मैगजीन है जो प्रतिदिन सुबह दुनिया के टॉप 100 लोगों की वेल्थ डिक्लेयर करती है। फोर्ब्स उसका नाम है। प्रतिदिन आप इंटरनेट पे जाइए, जब मैं बात कर रहा हूं तो अभी आप इतने में इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं। द 4th वेल्थ लिस्ट आती है, प्रतिदिन मॉर्निंग में वो लिस्ट देते हैं। गौतम अडानी की आज प्रॉपर्टी 12 लाख करोड़ रुपया हो गई। पूरे देश में लोगों की स्थिति डाउन, और ये 66,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ हो गए 2.5 साल में। 18 गुना बढ़ गई प्रॉपर्टी, बढ़ी नहीं, सिर्फ 18 गुना बढ़ गई। अरे कौन सा मैजिक का फॉर्मूला है भाई, हमें भी बता दो, सारे देश की स्थिति अच्छी हो जाएगी। चर्चा इस पे होनी चाहिए। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि सब लोगों की जेब से पैसा निकला और गौतम अडानी की जेब में पैसा कैसे पहुंचा, इस पे चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, पूरा देश चर्चा कर रहा है। कोई बाहर से आके देखेगा, पूछेगा भाई पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया पूरे देश, क्या कर रहे हो तुम लोग? आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी, बाबा, काका, चाचा, क्या हो गया था उन दिनों आपको? लोग गरीब थे, मर रहे थे, बेरोजगार थे, और तुम फव्वारा और शिवलिंग डिस्कस कर रहे थे। दिमाग खराब हुआ नहीं है, किया गया। नफरत बढ़ी नहीं है, बढ़ाई गई है। इसलिए ताकि इन चीजों पे पर्दा डाला जा सके। इस देश की हकीकत पे पर्दा डालने के लिए जानबूझ के नफरत फैलाई जा रही है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया, जिसका काम होता है सच बताना, वो इस नफरत के धंधे में शामिल हो गया है। ये मैं पत्रकार साथियों को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो नीचे से रिपोर्ट अपनी ठीक बना के भेजते हैं, पर मालिक की गर्दन तो दिल्ली वालों के हाथ में। दिखेगा वही जो दिखवाया जाएगा। परसों मोरबी में क्या हुआ? पुल गिर गया। उसके बाद टीवी पे चर्चा क्या हो रही है? टीवी पे चर्चा कुल मिला के ये है कि जो मर गए उनका क्या कसूर था। अरे कोई इंसानियत तो रखो। और उसके बाद क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी को जाने का पहले वक्त नहीं मिला, आज गए हैं, आज जाएंगे। और उससे पहले क्या हो रहा है? जिस अस्पताल में मरे हुए लोगों को देखने के लिए, घायल लोगों को देखने के लिए प्रधानमंत्री को जाना है,
वहां रातों रात लाखों करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि अस्पताल की लिपाई पुताई करवाओ। कूलर लगाया, वाटर कूलर। दिक्कत सिर्फ ये थी कि उसमें पानी नहीं था वाटर। रातों रात कॉन्ट्रैक्ट देके लगाया था। ये देश है कि ड्रामा हो रहा है? ये थिएटर कंपनी चला रखी है क्या? प्रधानमंत्री कहते हैं पूरे देश में पुलिस के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैं कहता हूं बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दिन में 6 बार कपड़ा भी बदलना चाहिए। ड्रामा कंपनी को आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दुनिया में याद रखिए, देश कभी भी बाहर के लोगों से नहीं टूटता। बाहर का कोई हमला करे देश नहीं टूटता है। कम से कम हिंदुस्तान कभी नहीं टूटेगा बाहर के लोगों से। बहुत ताकत है हम। कोई आतंकवादी इस देश को नहीं तोड़ सकता। इतिहास गवाह है, देश तोड़ने का काम हमेशा कुर्सी पे बैठे हुए लोग करते हैं। और आज इस देश को तोड़ने की साजिश वो लोग कर रहे हैं जो सबसे ऊंची कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग देश तोड़ने की कोशिश करें तो उसे संसद नहीं बचा सकती, उसे कोर्ट कचहरी नहीं बचा सकते। हम देख रहे हैं कोर्ट कचहरी में क्या हो रहा है। जब सत्ताधारी देश तोड़ने की कोशिश करें तो जनता को सड़क पे आके कहना होता है ये हम देश तोड़ने नहीं देंगे। और यही है भारत जोड़ो यात्रा, और कुछ नहीं। भारत जोड़ो यात्रा इस देश के नागरिकों का संकल्प है कि तुम तोड़ोगे तो हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। क्योंकि तुम तो चले जाओगे, अपना इलेक्शन जीत के या हार के चले जाओगे। कहते हैं एक दिन झोला उठा के चला जाऊंगा, तो लोग इंतजार कर रहे हैं वो दिन कब आएगा। तुम तो चले जाओगे, देश तो मेरा है, मुझे रहना है, मेरे बच्चों को इसी मुल्क में रहना है। और आज जो नफरत फैलाई जा रही है, जो नफरत का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, 2-3 पीढ़ियां लग जाएंगी इसके असर को खत्म करने, इसकी एंटीडोट बनाने में। इसलिए आज देश को कहना होगा कि वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे। तो मिलके बोले हम, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। जोड़ने के संकल्प के साथ आवाज आए, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस सेवा दल वालों ने इसमें इंप्रूवमेंट कर दिया। इस नारे में, ये नारा हमने शुरू किया था, उन्होंने इंप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो बोलिए, वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। अब आप पूछेंगे हम कौन कौन हुए? अलग अलग पक्ष के लोग बैठे। मैं तो स्वराज इंडिया का, यहां राष्ट्रवादी पक्ष के साथी बैठे, यहां कांग्रेस के साथी बैठे, यहां अलग अलग पक्ष के कई साथी आए। आप अलग अलग पक्ष के लोग कैसे इकट्ठे? पत्रकारों ने मुझसे पूछा, आप तो कांग्रेस की बहुत आलोचना करते थे, आपने तो 3 साल पहले ये कहा था, आप तो अन्ना आंदोलन में थे, आपने तो कांग्रेस की सरकार गिराई है। मैं कहता हूं इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा सच है मेरे दोस्त। सच ये है कि 1977 में मैं तो सार्वजनिक जीवन में आया और 1977 में कांग्रेस हारे। कांग्रेस जब हारी तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, लोकतंत्र है इस देश में। 1980 के दशक में मुझ जैसे, सुभाष लोमटे भाई जैसे, हम तमाम लोग, इब्राहिम भाई बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, हम सब लोग कांग्रेस का विरोध करते हुए बड़े हुए हैं। लाठी कई बार पड़ी है, मगर फ्रैक्चर मुझे एक ही बार हुआ है, वो कांग्रेस के राज में हुआ।
लेकिन क्या इसका मतलब है कि देश पे संकट आ जाए और मैं कहूं नहीं नहीं इसकी लाठी से मेरे को फ्रैक्चर हुआ था, देश गया भाड़ में, मेरा फ्रैक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कर सकते? जब मेरे घर में आग लगी हो तब मुझे दो ही पक्ष दिखाई देते हैं, एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है और एक वो जो पानी की बाल्टी लेके आया है। बस दो पक्ष हैं। आज इस देश में सिर्फ दो पक्ष हैं, मुल्क में है आवाजें दो, सिर्फ दो पक्ष हैं आज इस देश में, वो जो कि इस देश में आग लगा रहे हैं। ऐसी आग, उनकी रोटी तो सिक जाएगी और आग तो मेरे घर में लगेगी ना, बच्चे तो हमारे रहेंगे इस मुल्क में। वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं और उनके मुकाबले में ये सब जो पानी लेके आए हैं, कोई बाल्टी लेके, कोई जग में, कोई मग लेके, कोई गिलास लेके, कोई अपनी चौंच में लेके एक चिड़िया आई है पानी डालने के लिए। आज जो बाल्टी का पानी लेके आया है, आज जो इस आग के ऊपर पानी डालना चाहता है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि परसों तुम्हारे और मेरे बेटे की क्रिकेट के बैट के ऊपर झगड़ा हुआ, ये कहना तो पागलपन होगा। आज इस देश का एक सर्वोपरि धर्म है और वो धर्म है इस देश को बचाना। एक जमाने में सबसे बड़ा काम था लोकतंत्र को बचाना, आज तो उससे भी बड़ी चुनौती है। सिर्फ लोकतंत्र को बचाना नहीं, आज तो देश बचाने की चुनौती है और उस चुनौती का सामना करने के लिए जो खड़ा है हम उसके साथ। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई। उससे पहले दिल्ली में 22 अगस्त को हम लोगों ने देश भर के जन आंदोलनों की एक मीटिंग की, जैसे अभी मीटिंग हम कर रहे हैं, एक बड़ी मीटिंग की। देश भर के 150 जन आंदोलन के संगठन उसमें आए। उन सबके सामने हमने खुला प्रस्ताव रखा, आप बताइए क्या हमें भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना चाहिए? उस मीटिंग में हमने राहुल गांधी को बुलाया। 90 मिनट तक उनके साथ सीधे सवाल जवाब हुआ, कड़वे से कड़वे सवाल पूछे गए, साफ बात में। और उसके आखिर में देश के तमाम बड़े जन आंदोलनों ने एक स्वर में तय किया कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ेंगे, इसका समर्थन करेंगे और लोग को। कोई पूछेगा कि इस यात्रा से क्या बदला, पैदल चलने से क्या हासिल होगा? जब सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, जब संसद में बात ना हो सके। आपको ध्यान है, महीना भर पहले, 2 महीना पहले संसद सदस्य राष्ट्रपति भवन ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। ये बिल्कुल सबसे रूटीन एक्टिविटी इस देश की है। सांसद उठते हैं, राष्ट्रपति भवन जाके एक कागज दे के आते हैं, वो भी नहीं देने दिया गया, वहां पे उनको रोक दिया गया। तो जब संसद का मुंह बंद कर दिया जाए, मीडिया का गला घोंट दिया जाए, न्यायपालिका की मर्यादा तय कर दी जाए, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो उसके बाद एक ही रास्ता बचता है। क्योंकि इस देश का और दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया टेलीविजन नहीं है। सबसे बड़ा मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, कम्युनिकेशन का मीडियम, सबसे बड़ा मीडियम आज भी मेरा मुंह और आपका कान, आपका मुंह और मेरा कान, ये आज भी सबसे बड़ा मीडियम। और जब बाकी सब मीडियम खत्म हो जाएं, तो इस मीडियम का सहारा लेंगे और ये मीडियम काम कर रहा है। मैं यात्रा के साथ चल रहा हूं कन्याकुमारी से, लेकिन बीच बीच में इस तरह की मीटिंग के लिए बाहर आता हूं। तैयारी मीटिंग करते हैं, काम करते हैं, रेलवे स्टेशन पे लोग मिलते हैं, हवाई जहाज पे मिलते हैं, सड़क पे मिल जाते हैं। आजकल यादव जी कहाँ हैं? मैं कहता हूं यात्रा के साथ एकदम जवाब आता है, अच्छा वो राहुल गांधी वाली यात्रा, अच्छा वो भारत जोड़ो यात्रा। मतलब टीवी खबर नहीं दे रहा है, अखबार की हेडलाइन नहीं है, लेकिन सबको पता है। यही इस देश की सुंदरता है।
मीडियम आप जितना गला बंद कर लीजिए, लेकिन जनता को पता लग जाता है। जो पब्लिक है ये सब जानती है। धीरे धीरे अंदर से खबर जा रही है, बिना हेडलाइन के खबर जा रही है, लोगों को पता लग रहा है। क्या असर पड़ा है? एक मेरे हिंदी के प्रिय कवि हैं रघुवीर सहाय, उनकी कविता है, न बदले, वो है, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, तिलिस्म मतलब जादू, सत्ता का तिलिस्म भले ही न टूटे, मेरे भीतर का कायल टूटेगा। वो कहते हैं और कुछ हो ना हो, मेरे अंदर जो कमजोरी है, मेरे अंदर जो डरपोक है, मेरे अंदर जो कायर है, वो तो टूटेगा। तो जब मैं यात्रा के लिए निकला, तमाम लोगों ने मुझसे कहा, अरे योगेश जी किस चक्कर में फंस गए, कुछ नहीं होगा, बीजेपी तो जीत गई, 24 तो जीत गई, आगे की बात सोचो। मुझे कुछ लोग ये भी कहते थे, अरे जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया, अब कांग्रेसियों के साथ चलोगे, क्या करने जा रहे हो योगेश जी? जीवन में एक ही कमाई है आपकी इज्जत, वो इज्जत भी गंवा के वापस आओगे, ऐसा बोला लोगों ने। मैंने कहा भाई इस समय देश के लिए जरूरत इस बात की है, जो होगा, और मैंने यही कहा और कुछ ना टूटे, मेरे भीतर का जो कायर है वो तो टूटेगा। जब पहले दिन सभा हुई, एक टेलीविजन पे इंटरव्यू हो रहा था, वो मुझसे बार बार पूछते रहे क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा। मैंने कहा कुछ हासिल नहीं होगा, जिस दिन मरूंगा ना उस दिन ये सुकून लेके मरूंगा कि जो करना चाहिए था वो मैंने किया। मेरा पोता, मेरा बच्चा, मेरा नाती, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त सर उठा के कह सकेगा कि जब इस देश पे खतरा था तो मेरा दादा वहां पे खड़ा था। इतना तो और कुछ होना हो, लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 2 महीने में इससे बहुत ज्यादा हो गया। आरएसएस वालों को मुसलमान दिखाई दे गए, वो बैठ के चर्चा कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। भाई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को बुला के सर सादत जी चर्चा कर रहे हैं, कहीं तो कुछ हिला। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी क्या कहते हैं? देश में बेरोजगारी है, देश में गरीबी है, देश में आर्थिक विषमता है। मैंने कहा बधाई हो, आपको पता लग गया, इस देश के बारे में आपको कुछ तो पता लग गया, बहुत अच्छी बात है। क्या अचानक इनको सपना आ गया? नहीं, इस देश में एक यात्रा चल रही है, जिस यात्रा में रोज शाम को महंगाई का जिक्र होता है, जिसमें रोज बेरोजगारी का जिक्र होता है, जिसमें पूछा जाता है कि दुनिया का 2 नंबरी आदमी कहां से आया है, उससे आरएसएस की नींद टूटी। आरएसएस की नींद टूट गई, इसका मतलब देश को कुछ तो हासिल हुआ है। और जो तमाम लोग अपने घर में बैठे हुए सोचते थे कि कि वो तो बहुत गलत रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो अकेला। इन्हें लगता है मैं अकेला हूं, इनको भी लगता है मैं अकेला हूं, इनको भी लगता है मैं अकेला हूं, इन्हें भी लगता है, 5 लोग सामने बैठे हैं, 5 को लगता है मैं अकेला हूं। इस भारत जोड़ो यात्रा ने इन 5 को एहसास करवा दिया कि नहीं, अकेले तो नहीं है, हम तो साथ हैं। और दुनिया में तानाशाही ऐसे ही टूटती है। हर तानाशाह का यही खेल होता है, सबको एहसास करवा देना कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, तुम तो अकेले हो, अपने घर में अकेले हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग तुम्हें पागल बोलते हैं, तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन वो डर टूट जाए, दुनिया की डिक्टेटरशिप, हर तरह की डिक्टेटरशिप डर पे बल, और जिस दिन डर टूट जाए वो ताश के पत्तों की तरह उसका महल गिर रहा है। इस भारत जोड़ो यात्रा ने देश में डर को तोड़ने की शुरुआत की। और दुनिया में हमेशा जब भी लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ बड़ा हुआ है, वो संसद में नहीं हुआ,
वो कोर्ट कचहरी में नहीं हुआ है। लोकतंत्र को बचाने का काम हमेशा और हमेशा सड़क पे होता है। संसद बड़ी है, सर्वोच्च है, लेकिन संसद से ऊंची सड़क है। जब सड़क पे लोग आते हैं और खड़े होके कहते हैं नहीं चलेगा, श्रीलंका में क्या हुआ 2-3 महीना पहले, सड़क पे लोग आ गए, हो गए तुम इलेक्शन जीत लिया, कर लिया, बेईमान हो, सब कुछ हो, लेकिन हम जनता है, हमारे नाम से मुल्क चलता है, निकलो बाहर तुम यहां से। पाकिस्तान का इतिहास देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, नेपाल का देख लीजिए, फ्रांस का देख लीजिए, दुनिया में जहां भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए कुछ बड़ा हुआ, वो तभी हुआ है जब जनता सड़क के ऊपर खड़ी हो गई। और ये भारत जोड़ो यात्रा उसकी शुरुआत। तमाम तरह के लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूं जब महाराष्ट्र यात्रा आए, आप सब कुछ समय के लिए जरूर आए, सिर्फ नजारा देखने के लिए आए। सब तरह के लोग आ रहे हैं, जिनकी बात कोई नहीं सुनता वो आ रहे हैं। कोई आदिवासी समूह आ रहा है कि मेरी जमीन छीनी जा रही है। कल ट्रांसजेंडर समूह वहां पे आया हुआ था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। अब सबको लगता है कि 8 साल से हमने मन की बात सुन ली। 8 साल हो गया रेडियो पे सुनते सुनते मन की बात, मन की बात, मन की बात। अब कुछ जन की बात भी हो जाए। और ये भारत जोड़ो यात्रा जन की बात कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी शिकायतें, तकलीफ, दुख, दर्द लेके चले आ रहे हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है? सबसे बड़ा रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता। खून के रिश्ते में कई दरार होती है, हम सब जानते हैं खून के रिश्ते कैसे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता दर्द का रिश्ता होता है। जब दो इंसान अपने दर्द में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, अच्छा तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ भी ये हुआ, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। वो रिश्ता चलता है। दर्द से दर्द का जो रिश्ता होता है वो बहुत लंबा, गहरा, बड़ा रिश्ता होता है। और ये भारत जोड़ो यात्रा इस देश में जिन लोगों का जिस तरह का भी दर्द है उन सबको जोड़ रही है, आगे चल रही है। मैं इसे सिर्फ एक पार्टी की यात्रा नहीं मानता, मैं इसे कोई एक नेता की यात्रा नहीं मानता। कम से कम मैं यहाँ इस यात्रा में किसी पार्टी या नेता को प्रमोट करने के लिए नहीं, इस देश को प्रमोट करने। दल अच्छी बात है, लेकिन दल से बड़ा है देश। इस वक्त देश बचाने के लिए एक आखिरी बात, सब लोग पूछते हैं ये सब ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। जब सितंबर के महीने में मैं निकला था तो लोग जो पूछते थे कि यात्रा में क्यों जाना चाहिए, वो आजकल फोन करके पूछते हैं यात्रा में कहाँ आए। बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है धीरे धीरे। बहुत बड़ा देश है, बदलते बदलते भी, हाथी को करवट बदलते भी टाइम लगता है, तो धीरे धीरे बदल रहा है मिजाज। लेकिन फिर भी लोग के मन में शक है, कहते हैं भाई तुम कर रहे हो, सब कोशिश कर रहे हो। राहुल भी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके पास तो सब कुछ है। सरकार इनके पास, मीडिया इनके पास, पैसा इनके पास, पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, सब कुछ इनके पास है। तो मुकाबला कैसे करोगे? मैं सबको वही डायलॉग याद दिलाता हूँ, क्या है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का डायलॉग है, सबको याद है, हिंदुस्तान के सबको वो डायलॉग याद है। मेरे पास दौलत है, कार है, कोठी है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ है। मेरे पास, इनके पास सत्ता है, सरकार है, पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, कोर्ट है, मीडिया है। हमारे पास भारत मां है। और ये सिर्फ जुमला नहीं है, हमारे पास 3000 साल की विरासत है। हमारे पास संत तुकाराम की विरासत है, हमारे साथ बसवन्ना की विरासत है, हमारे पास इस देश के आजादी के आंदोलन की विरासत है, हमारे पास इस देश का संविधान है। तो सवाल ये है कि इस देश में गॉडसे जीतेगा या गांधी? इस देश में सत्ता जीतेगी या संविधान जीतेगा? हम लड़ेंगे,
और जीतेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जीतना, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी पार्टी को इलेक्शन जीतना, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को आमदार और खासदार बनना, बल्कि इसलिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान लोगों की कपड़ों से पहचानना है, जो इंसान के गुणों से उसको देखे, कपड़ों से ना देखे, उसकी दाढ़ी से ना देखे, उसकी टोपी से ना देखे, उसके गुण के मन के अंदर से झांक के देखे। एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं जिसमें शांति हो, एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं जिसमें मोहब्बत, एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं जिसमें न्याय। ये सब बातें बहुत पवित्र ग्रंथों में लिखी गई, लेकिन आज की तारीख में मेरा सबसे पवित्र ग्रंथ है संविधान। उस संविधान के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए हमें मुफ्त में मिल गया साहब संविधान। इस देश में कई चीजें बना मेहनत किए मुफ्त में मिल जाती है, हमारी पीढ़ी को तो मुफ्त में मिल गई। और जो चीज मुफ्त में मिल जाए इंसान उसकी इज्जत नहीं करे, जब वो जाने वाली होती है तब इंसान को पता लगता है कि कुछ जाने वाला। तो मैं तो मोदी जी का धन्यवाद मोदी जी, आपने मेरे को इस देश में संविधान की इज्जत याद दी, नहीं तो वैसे ही चल रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं। संविधान के लिए लड़ेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ेंगे, भारत के लिए लड़ेंगे, और ये लड़ाई है जिसमें हार नहीं सकते। कुछ लड़ाई जिंदगी में होती है जिसमें हार आप कभी नहीं सकते। लड़ेंगे और जीतेंगे। मिलके बोलेंगे सब लोग, लड़ेंगे, 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 जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप सबको आना, और जो किसी वजह से नहीं आ पाए उसे किसी दूसरे को भेजना है और उसका खर्चा उठाना है। पक्की बात? हाथ उठा के बताइए पक्की हुई कि नहीं? पक्का आएंगे? आएंगे, जुड़ेंगे और बातें। शुक्रिया। हाँ, बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना है। हिंद के बहादुरों, वक्त की पुकार है। भूल जाओ प्रांत भाषा रंग भेदभाव को, एकता के नाम से सजाओ हिंद भूमि को, एकता के नाम से सजाओ हिंद भूमि को। टूटेंगे नहीं हम, टूटेंगे नहीं।